Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fifth lecture of Moving Charges and Magnetism. तो बेसिकली बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो देखिए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एन ऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज, है ना। बेसिकली करंट क्या है, वो भी तो मोशन ऑफ चार्ज ही है। A current carrying wire in a magnetic field must therefore experience a force due to the field। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एक मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगा तो अगर ढेर सारे चार्जेस अगर एक वायर में मूव कर रहे हो तो उन पर फोर्स तो लगना ही है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा। तो बच्चों इस फोर्स को एनालाइज करने के लिए ना हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट लिए यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डीएल लेंथ का। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरीके की है ना। और यहाँ पर जो वायर है उसका एक हिस्सा हम लोगों ने देखा है ना, और उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पर डीएल लेंथ का डिनोट कर रखा है। करंट मान लीजिए जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाई है उस वैसी है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, तो इसीलिए वीडी वेक्टर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रखा है। और आप देख सकते हैं बच्चों वही बात यहां लिखी भी हुई है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद अ स्पीड वीडी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एन एवरेज मैग्नेटिक फोर्स। और आपके हिसाब से एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना होना चाहिए, मैं यहां लिख सकता हूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यहां पर बच्चों माइनस चार्ज, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और क्यू कितना हो गया, माइनस ई। अब मान लीजिए बच्चों कि यहां पर मैं ए क्या ले रहा हूं, ए ले रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और एक और क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल एन, जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो अगर मान लीजिए कि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये डीएल लेंथ के एलिमेंट को अगर मैं देखूं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डीवी बराबर हो जाएगा डीएल मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एडीएल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू डीएल से। तो अगर हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस डीएल लेंथ में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ डीएल वो कितना हो जाएगा, डी कैपिटल एफ वेक्टर से अब मैं डिनोट कर देता हूं, और वो हो जाएगा, पहले तो नंबर लिख देते हैं एन इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय डीएल। और हर इलेक्ट्रॉन पर हमने देखा था कि फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है माइनस ऑफ ई इंटू वी डी, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ ई इंटू वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स ऑन द एलिमेंट जिसकी लेंथ डीएल है। अब एक चीज देखिएगा बच्चों, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू एन ई ए वी डी डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए मैं इस तरीके से क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया, यहां पर मैंने देखा कि जो पहला वेक्टर था वो था क्या, कितना, माइनस वीडी वेक्टर था। अब माइनस वीडी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं यहां पर करंट के अलोंग, है ना, करंट के अलोंग अगर मैं डीएल वेक्टर डिफाइन कर दूं, आपने हमेशा देखा होगा कि डीएल वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, करंट के अलोंग लेते हैं, है ना। तो यहां पर भी अगर मैं डीएल वेक्टर को कैसा डिफाइन करूं, जिसका मैग्नीट्यूड डीएल है और डायरेक्शन कैसी है, करंट के अलोंग, तो आप देख पा रहे हो कि माइनस वीडी वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो डीएल वेक्टर की होगी। इसीलिए यहां पर जो है मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है और डायरेक्शन के लिए भी मैंने वही मेक श्योर किया कि माइनस वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी।
अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, I इज इक्वल टू NEAVD, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में, और मैंने कहा भी था इसे याद रखने को, है ना। तो अगर आपको ये याद हो तो हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगेन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए, छोटा सा ही है, आई होप कि आप याद रख लेंगे। ये जो आईडीएल वेक्टर है ना, इसे हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट, है ना, ये कहलाता है करंट एलिमेंट। क्लियर है। और ये तो बच्चों एलिमेंट पर हमने फोर्स निकाला है। अगर टोटल फोर्स ऑन द वायर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रल ऑफ आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ये हमें दे देगा कि कैसे भी शेप का वायर हो उस पर आराम से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। और अगर स्पेशल केस हो, स्पेशल केस मतलब कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई, है ना, अगर वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में प्लेस होगा तो उस पर फोर्स हम लोग कितना लिख सकते हैं, उस पर फोर्स हम लोग सिंपली लिख देंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। डीएफ वेक्टर बराबर आईडीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, ये है एक एलिमेंट पर फोर्स। एफ वेक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ आईडीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या है, अगर हमारे को कैसे भी रैंडम शेप का वायर हो या फिर बी वेरिएबल हो तो उन केसेस में हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसी का एक स्पेशल केस है क्या, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो, है ना, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से हम लोग डीएल वेक्टर का समेशन क्या बन जाएगा, एल वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए बच्चों, तो जो हम लोगों ने सीखा ना उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज अ ट्रायंगुलर लूप PQR carrying a current I. The triangle is equilateral with edge length small l. A uniform magnetic field B exists in a direction parallel to PQ. Find the forces acting on the three wires PQ, QR and RP respectively. हमारे को सवाल में क्या दे रखा है कि PQ जो है वो B के पैरेलल है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग काम चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं PQ को, है ना, PQ को देखते हैं और उस पर देखते हैं कि फोर्स कितना आएगा। देखिए ये जो PQ है वो तो एक स्ट्रेट वायर है, साथ ही साथ उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो हम लोग बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि PQ पर अगर फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या बोल देंगे, फोर्स हो जाएगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब लेकिन यहां पर देखिए कि जो लेंथ वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाना है, 0। इसका मतलब फोर्स ऑन PQ कितना आएगा, 0। अब चलिए बच्चों, मैंने यहां पर QR बना दिया है ना। QR में करंट की डायरेक्शन एरो से मैंने शो कर दी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो PQ के पैरेलल था। अब आप देखिए यहां पर कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है ये बात। अब आप सोचिए कि अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगा, फोर्स वेक्टर हो जाएगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन बेटर रहेगा कि हम लोग कैसे सोच लें, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। हमारे को एल क्रॉस बी करना तो आता ही है, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड के लिए बोल देंगे कि आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है। तो चलिए ये वाला तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन पे कमेंट करूं तो अपने को क्या करना होगा, राइट हैंड का यूज करना होगा। अगर मुझे आई इंटू एल वेक्टर इसे मैं बोल देता हूं, ये हो गया आई एल वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप रखिए किस पे, QR के अलोंग, और उन्हें कर्ल करिए, कर्ल करके लाइए बी वेक्टर के अलोंग। तो देखिए आपका थंब इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा होगा। तो अपने को ये तो पता चल गई कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इनटू द स्क्रीन। अब अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू, आई को किससे मल्टीप्लाई कर दें, आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ
कितना, साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना। तो यहां पर अपने को देखिए कितना आ जाएगा, ये I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 120 डिग्री कितना होता है। तो आइए, याद तो रहता नहीं है ये हमें, तो हम लोग आराम से यहाँ पर ग्राफ बना करके देख लेते हैं। ये होता है 90 डिग्री, तो 90 से 30 आगे जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी जब 90 से 30 मैं पीछे जाऊंगा। इसका तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री। तो बस इस तरीके से मैंने साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दी और जो साइन 120 डिग्री बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया, आई एल बी इंटू √3/2, और डायरेक्शन कैसी आ गई, इनटू द स्क्रीन। अब देखिए बच्चों, मुझे फोर्स निकालना है आरपी पर, है ना। तो अगर आरपी पर फोर्स निकालना है तो मैंने आरपी को यहां पर ऐसे शो कर दिया, और करंट की डायरेक्शन कैसी है, आर से पी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये रही। अब आप सोचिए यहां पर कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो देखिए यहां पर हम लोग आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करेंगे तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आप देखिए कि इस बार डायरेक्शन कैसी आएगी। इस बार अगर मैं आरपी वेक्टर पर अपने अपने फिंगर्स को रखने की कोशिश करूं, प्लेस करूं और उन्हें कर्ल करूं बी की तरफ, तो आप देखिए कि थंब जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है इस बार। इसका मतलब ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन हो गई कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले बार भी ऐसा ही कुछ था, 120 डिग्री था, आई इंटू एल वेक्टर था और बी वेक्टर था। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से कितना आ जाएगा, आई एल बी इंटू √3/2, और डायरेक्शन लेकिन इस बार कैसी आ गई, कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि ऑपोजिट आ गई, है ना, पिछले बार के डायरेक्शन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं देखूं ओवरऑल, अगर समरी देखूं तो पी क्यू पर फोर्स 0 था, क्यू आर पर फोर्स था आई एल बी √3/2 इनटू द स्क्रीन, और आरपी पर फोर्स है आई एल बी √3/2 लेकिन कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स अगर पूरे के पूरे ट्राइंगल पर देखें तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस बार जो नेट फोर्स 0 आया है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक्चुअल में अगर कभी भी, है ना, अगर कभी भी हम एक क्लोज लूप देखें जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उस केस में हम लोग यही पाएंगे कि नेट फोर्स उस लूप पर कितना आएगा, 0 आएगा, जैसा कि इस बार आया था। तो इसे बच्चों आप एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, द फिगर शोज टॉप व्यू ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड ए बी bent to form a semicircle of radius capital R carrying a current I placed on a smooth horizontal table. It is subjected to a uniform magnetic field B perpendicular to its plane as shown. और देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की यहां पर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। और इसके अलावा देखिए क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया है the rod is held at rest in its position by 2 light strings attached to its ends. Calculate the magnetic force acting on the conductor AB and the tension in the strings. ये कंडक्टर है AB, है ना, और हमें क्या निकालना है, ये जो धागे हैं उनमें टेंशन निकालना है। तो बेसिकली आप समझिए कि एक सवाल कहना क्या चाह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे ये वायर जो है इस तरीके से रखी हुई है ना, ये जो है वायर पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, और ये टॉप व्यू ऊपर से हम लोगों ने देखा तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस से डिनोट हो रही है ना, मतलब ये डाउनवर्ड है ना। और उसके अलावा हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। और आप देखिए कि यहां पर ये 2 थ्रेड्स हैं जिनकी वजह से यहां पर ये जो वायर है जो बेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, वो रुका हुआ है। अब हमें इन धागों पे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या करा, मैं यहां पर एक एलिमेंट चुना है ना, बहुत ही छोटे से लेंथ का मैंने एक एलिमेंट चुना, ताकि ऑल्दो ये ए बी ये जो है ये कर्व्ड है, लेकिन अगर बहुत छोटा एलिमेंट चुनूंगा तो वो कैसा दिखेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर हो सकता है। सही बात है। अब इस आइडियल वेक्टर है ना, यहां पर करंट के अलोंग मैंने यहां पर क्या चुना, यहां पर एक करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर। अब इस आइडियल वेक्टर का क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अपने फिंगर्स को पहले रखिए आइडियल के अलोंग
और उसको घुमाइए। कैसे घुमाइए? इनटू द स्क्रीन, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि आपका थंब कैसे पॉइंट कर रहा है। थंब जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हो गई इस एलिमेंट पर फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? और यहां पर मैंने थीटा ले लिया है ना। थीटा मैंने किस लाइन से लिया वो आपको आराम से दिख पा रहा होगा। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैंने जिस तरीके से यहां पर एलिमेंट लिया था लेफ्ट साइड में, अगर वैसा ही सिमेट्रिक एलिमेंट में राइट साइड में लूं तो उस पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है ये बात? तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के कौन से फोर्स के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं? वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं यहां पर एक्स और वाई आपको लेकर के बता दूं कि ये मैंने माना है एक्स एक्सिस और ये माना है वाई एक्सिस, है ना। और एक्स एंड वाई बोथ आर, ये दोनों मिलकर के कौन सा प्लेन बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हैं ना, जिसमें ये वायर रखी हुई है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स के अलोंग दोनों के फोर्स के कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बेसिकली वाई के अलोंग जो है ऐड हो रहा है। तो हमने क्या सीखा ये छोटे से काम से? हमने ये सीखा कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे ना तो उस पर जो भी फोर्स लग रहा है उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आप रखिएगा? वाई वाला, क्योंकि एक्स वाले को तो कैंसिल आउट कर देगा उसका एक सिमेट्रिक एलिमेंट। क्लियर है? तो यहां पर अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट देखिए, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? आई इंटू डी एल इंटू बी, और उसका कौन सा कंपोनेंट रखना है हमें? वाई वाला। तो डी एफ का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आई डी एल बी इंटू कौन सा लिख दें यहां पर? कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है यहां पर बात? अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर ये जो छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया था ना, तो वो डीएल लेंथ के एलिमेंट को मैंने पी क्यू से डिनोट कर दिया है ना। अब मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर, सच दैट ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप एंगल क्यू को देखिए, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल पी क्यू आर भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर जो डी एफ वाई आया उसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं आई इंटू बी इंटू डीएल कॉस थीटा। अब ये देखिए बच्चों, ये जो डीएल कॉस थीटा है ये क्या है ना, ये बेसिकली बन गया पी क्यू का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट विच इज क्यू आर, है ना। ये बेसिकली क्या बन गया? आई इंटू बी इंटू क्यू आर। अब आप सोचिए कि अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई, यही तो करूंगा। तो वो क्या बन जाएगा? आई इंटू बी इंटू समेशन ऑफ डीएल कॉस थीटा। अब आप देखिए ये जो डीएल कॉस थीटा था वो क्या था? वो था क्यू आर। मतलब बेसिकली ये जो डीएल था उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो था डीएल कॉस थीटा। तो अगर मैं हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक्स कंपोनेंट लेता जाऊंगा तो ऐड करके आप सोचिए ना बच्चों कितना आ जाएगा। ये लेंथ पूरा का पूरा आ जाएगा ना। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होता है? ये टोटल लेंथ होता है 2 टाइम्स रेडियस। क्लियर है ये बात? तो अपने को ये समझ में आ गया कि अगर सारे के सारे एलिमेंट का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लेते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो तो डायमीटर बन जाएगा। तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं एफ वाई इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू 2r। और डायरेक्शन कैसी आ रही है? डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव वाई के लॉन्ग। क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव वाई के लॉन्ग नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2 टाइम्स बी आई आर। अब सिमेट्री से आप देखिए कि अगर मैं यहां पर इस रिंग को देखूं, इस सेमी सर्कुलर रिंग को देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि टेंशन दोनों में क्या होगा? वायर्स में सेम होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक कंडीशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि ये रुकी हुई है, ये रेस्ट पर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2t को किसके बराबर होना पड़ेगा? 2 टाइम्स बी आई आर के। तो यहां से टेंशन कितना आ गया? बी आई आर, है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट को एनालाइज किया, फिर सिमेट्री को देखा, और फिर हम लोगों ने एक बार और सिमेट्री को देख करके टेंशन को कह दिया कि वो इक्वल होगा दोनों में। ऑलराइट बच्चों, एक और चीज देखिए यहां पर अगर मैं ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं, है ना, ए और बी को ज्वाइन कर देता हूं डायरेक्टली, सच दैट कि मैं एरो किस तरीके का रखूं? मैं एरो उस तरीके का रखूं जिस तरीके से करंट जा रहा है। जैसे ए से बी घूमते हुए जा रहा है ना करंट, तो मैंने इस पूरे के पूरे सेमी सर्कुलर पार्ट को गायब करके क्या दिखा दिया? सिर्फ एक वायर दिखा दिया ए से बी, और जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? जैसे सेमी सर्कुलर में ए से बी थी तो इसमें भी ए से बी मैंने दिखा दिया।
अगर मैं इसे कॉल करूं एल इफेक्टिव वेक्टर, है ना, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर कॉल करूं, तो आप देखिए कि अगर सिंपली मैं ऐसा करता आई इंटू एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो भी देखिए रिजल्ट तो सेम आ जाता। तो भी क्या होता, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना आ जाता, आई इंटू एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा b, है ना, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया आई इंटू बी इंटू 2r, मतलब कि 2 टाइम्स बी आई आर। और आप देखिए कि राइट हैंड थंब रूल से जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एल इफेक्टिव क्रॉस बी का, तो अगेन बी वेक्टर तो अंदर था ना, तो एल इफेक्टिव क्रॉस बी अगेन ऊपर की तरफ आ रहा है, वाई के अलॉन्ग आ रहा है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी इररेगुलर शेप का वायर हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए और उसे कॉल कर दीजिए एल इफेक्टिव वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन कैसी हो, जहां से करंट जहां को जा रहा है उस तरीके से आप इन्हें डायरेक्शन दे दीजिए और उसको कॉल कर दीजिए एल इफेक्टिव वेक्टर। तो अगर आप सिंपली आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो भी आपका जवाब बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है ये बात? तो इसको आप अगेन ध्यान में रख सकते हैं और कई सवालों में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलिए बच्चों, तो पिछले दोनों सवालों से जो हम लोगों ने सीखा उसको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी ऑफ आर्बिट्ररी शेप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन एन एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑन कंडक्टर इज कितना हो जाएगा, आई डीएल क्रॉस बी। अब अगर टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, और जो कि कितना बन जाता है, आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी, वेयर एल इफेक्टिव इज वेक्टर ज्वाइनिंग एंड्स ए एंड बी एज शोन। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सवाल करा था, तो उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट सीखा था कि फोर्स ऑन अ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एल इफेक्टिव जीरो हो जाता है। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज टू लॉन्ग मेटल रेल्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एंड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन L. A uniform magnetic field B exists in vertically downward direction. A wire of mass M can slide on the rails. The rails are connected to a constant current source which drives a current in the circuit. The friction coefficient between the rails and the wire is mu. What should be the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding on the rails? और second part है, describe the motion of the wire if the value of mu is half the value found in the previous part. तो बच्चों, सवाल को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप रिकॉल करिए कि कैसी होती है ट्रेन की पटरियां, है ना, वहां पर जो जिन पटरी के ऊपर, जिन ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन ट्रैवल करता है, तो वैसा ही कुछ यहां पर इमेजिन करिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसी डायरेक्शन में इस बार मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। और जिस प्लेन में, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ना वो जो ट्रैक्स होते हैं, तो उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दोनों ट्रैक्स हैं। अब एक वायर है जो कि केपेबल है स्लाइड करने के लिए, है ना, इट कैन स्लाइड ऑन दीज रेल्स, और इस वायर का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और इसकी लेंथ दी हुई है l, है ना। बेसिकली अपने को किस लेंथ से मतलब है, उस लेंथ से मतलब होगा इस वायर के जो कि इन दोनों ट्रैक्स के बीच में है, क्योंकि करंट तो उतने ही लेंथ में फ्लो कर सकता है, राइट। तो चलिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच कैन प्रिवेंट द वायर फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन द रेल्स। तो देखिए, जैसा हमारे को सवाल में दिया हुआ है कि यहां पर ये ना रेल्स आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट करंट सोर्स, मतलब ये सोर्स की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से वो क्या मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट करंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर जो एक लूप बन रहा है ना, उसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने एरो यहां पर दिखाया है। तो अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इस वायर का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखता हूं। इसमें बच्चों फ्लो कर रहा है करंट किस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो अगर ऐसे फ्लो कर रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो आई इंटू एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो आई थिंक ये बहुत ईजी अब हो गया होगा अब आपके लिए ये विजुलाइज करना कि फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू एल इंटू बी। इसके अलावा आप देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ये मूव ना करे, है ना, ये स्लाइड ना करे। तो आप देखिए कि अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वर्टिकल प्लेन में भी इसका कोई मोशन नहीं है।
तो नीचे इसे धरती खींच रही है mg फोर्स से और ऊपर इसे रोक करके रखा है नॉर्मल रिएक्शन n से, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू mg। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, है ना, मतलब कि म्यू मिनिमम रहे, तो उस केस में हम लोग फ्रिक्शन कैसा रखेंगे, फ्रिक्शन हम लोग रखेंगे लिमिटिंग। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन रखेंगे तो म्यू इंटू एन जो कि हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो रोकने की कोशिश करेगा ना, तो बेसिकली वो आई इंटू एल इंटू बी के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए उसे एक्ट करना होगा लेफ्ट की तरफ। तो पहले पार्ट में सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों कि आई इंटू एल इंटू बी हैज टू बी इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी, और यहां से देखिए अपने पास म्यू कितना आ जाएगा, म्यू बड़े आराम से आ जाएगा आई एल बी अपॉन एम इंटू जी, और यही बच्चों हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। तो अब बच्चों आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वायर इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज हाफ द वैल्यू फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट। तो आई थिंक सवाल का जवाब हमारे सामने ही दिख रहा है, बस हमें क्या करना है, अब हमें ये दिख रहा है कि आई एल बी डोमिनेट करेगा ही करेगा, तो मतलब ये जो वायर है ये राइट की तरफ तो बढ़ेगी, और उस केस में म्यू जो है वो कितना हो गया, म्यू बाई 2 हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू बाई 2 वो कितना हो जाएगा, आई एल बी अपॉन 2 एम जी। तो अब मैं यहां पर म्यू एम जी बाई 2 कर देता हूं, पर मैंने म्यू बाई 2 की वैल्यू तो भरी, इसको और किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एम जी से, तो यहां से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट साइड में लग रहा है आई एल बी और लेफ्ट साइड में लग रहा है कितना, आई एल बी अपॉन 2, तो नेट फोर्स हो गया आई एल बी अपॉन 2। तो देखिए बच्चों इफेक्टिव डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, तो एफ नेट कितना हो गया, आई एल बी अपॉन 2, और उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो m, तो यहां पर एक्सेलरेशन आ गया आई एल बी अपॉन 2m, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, द वायर विल मूव टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन आई एल बी अपॉन 2m। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हमें निकालना है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो वायर्स हैं और दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं और दोनों में करंट है ना, एक में I1 है और एक में I2 है, और ये वाला केस जो हमने लिया है इसमें दोनों में करंट जो है वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में दूरी d है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, और वो भी उसके एक छोटे से एलिमेंट पर, है ना, क्योंकि दोनों ही जो वायर्स मैंने मानी है वो कैसी मानी है, मैंने लॉन्ग मानी है। तो अब आप सोचिए कि ये जो मैंने डीएल लेंथ का एक एलिमेंट चुना है यहाँ पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आप सोचिए कि रेड वाली जो वायर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पर वो हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें अगर रेड वाले वायर पर ही फोर्स निकालना है तो हम लोग इसके द्वारा क्रिएटेड फील्ड थोड़ी लेंगे, हम लोग तो एक्सटर्नल फील्ड लेंगे ना, जो भी फील्ड जो एक्सटर्नली क्रिएट हुई है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि I1 की वजह से यहां पर डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I के बदले I1 लिख देते हैं अपॉन 2 पाई D, है ना। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगी, और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। अब अगर मैं इस डीएल एलिमेंट पर सोचूं तो फोर्स कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, डीएफ, है ना, डीएफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, I2 इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए डीएल और बी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो यहां पर मैं डायरेक्शन सोच सकता हूं कि डायरेक्शन कैसी आएगी, डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आई डीएल वेक्टर इसके अलोंग अगर आप पहले अपने फिंगर्स को रखें और उसके बाद उसको कर्ल करें किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो आप देख पा रहे हो कि थंब जो है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गई कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव आ रहा है इस बार, है ना, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डीएफ के, तो वो कितना हो जाएगा, I2 इंटू डीएल इंटू बी, कितना हम लोगों ने निकाला था, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो यहां से देखिए अपने को एक बहुत प्यारी सी चीज आ जाएगी, वो है डीएफ अपॉन डीएल, है ना। डीएफ अपॉन डीएल का मतलब क्या हो गया, डीएफ अपॉन डीएल का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, है ना।
तो ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। और हम लोगों ने क्या चीज सीखी कि यहाँ पर है ना, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो दोनों में तो अट्रैक्ट करेंगे। और आप ये चीज अब डिराइव खुद से भी कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती, अगर मान लीजिए रेड वाले में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो ये क्या करता, रिपेल करता। क्लियर है ये बात? तो हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि जैसा चार्जेस में होता है, चार्जेस में क्या होता है कि लाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन यहां पर लाइक करंट्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा उल्टा खेल है यहां पर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी अभी सीखा इसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं ना। सवाल है, टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर in such a way that they just avoid a contact. Find the magnetic force on a small length dl of the second wire situated at a distance L from the first wire. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है जिसकी लेंथ है dl, जो कि L डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द फर्स्ट वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आखिर ये चेक करते हैं कि आखिर इस dl को मैग्नेटिक फील्ड क्या फील होगी। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, और ये वाली डिस्टेंस दी हुई अपने को L, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2 पाई L। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई बिकॉज ऑफ I1। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस DL एलिमेंट के लिए है ये इनटू द स्क्रीन। क्लियर है ये बात? बस अब तो हमारे सामने हमारा आंसर आने ही वाला है, क्योंकि हमें पता है कि इस DL एलिमेंट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। तो हम लोग DL कितना लिख देंगे, सॉरी DF कितना लिख देंगे, DF हम लोग लिख देंगे स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, वो हो जाएगा I2 DL इंटू B, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L, है ना। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप देखिए I2 इंटू DL क्रॉस B अगर करेंगे तो ये अपवर्ड आएगा, है ना। तो फोर्स इस पर लग रहा है किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग बोल देते हैं लेटर से जे कैप के अलोंग, और ये मेंशन कर देते हैं कि आई कैप जे कैप मैं किसे कह रहा हूं, इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूं, इसे वाई एक्सिस कह रहा हूं। तो यही बच्चों हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो पिछले सवाल की ही तरह एक और सवाल हम लोग देखेंगे, और ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। सवाल है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फाइनाइट वायर ड्यू टू द फिक्स्ड इनफाइनाइट वायर शोन। तो ये I1 करंट कैरी करने वाली ये इनफाइनाइट वायर है, और यहां पर I2 करंट कैरी करने वाली ये फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसकी लेंथ A दिखाई दे रही है, और उसका जो नियरर एंड है टू द फर्स्ट वायर वो R डिस्टेंस दूर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैंने इसका एक और डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर करंट I2 है, यहाँ पर I1 है, और एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया इसमें DL लेंथ का, है ना। और ये कहां पर लिया मैंने, ये मैंने लिया L डिस्टेंस दूर पर। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर इस DL एलिमेंट पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हम लोग फिर से पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं, DF बराबर हो जाएगा I2 इंटू DL मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L। क्लियर है ये बात? तो ये तो आ गया हमारे पास इस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो I इंटू DL क्रॉस B अगर करना है तो ये अपवर्ड आ रहा है ना, ठीक पिछले सवाल की तरह। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा ना। तो चलिए सूटेबल लिमिट्स यहां पर भर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा I2 I1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई L, और इधर आ जाएगा DL। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और यहां पर देखिए क्या क्या इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा DL अपॉन L। और अब देखते हैं L की लिमिट क्या रखे है ना, ताकि अपने को पूरा का पूरा वायर मिल जाए। L की इनिशियल वैल्यू रख देते हैं R, और बढ़ाते बढ़ाते कर देते हैं R प्लस A, जिससे कि पूरा का पूरा ये फाइनाइट लेंथ का वायर कवर हो जाए। तो चलिए यहां पर लिमिट भर देते हैं R से लेकर के R प्लस A, है ना। तो यहां क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई DL अपॉन L का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ L। तो यहाँ पर ln ऑफ L में एक बार R प्लस A भरेंगे और एक बार R भरेंगे, तो ये बन जाएगा ln ऑफ R प्लस A अपॉन R। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली देखिए अपने पास फोर्स कितना आ जाएगा,
फोर्स आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और क्या आ जाएगा साथ में ln ऑफ r प्लस a अपॉन r। और यही बच्चों हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो बच्चों आई होप कि आज के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इन्हीं का एप्लीकेशन आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में भी दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।